हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 12th क्लास अनसॉल्व्ड पेपर, ठीक है, केमिस्ट्री का सेट 5 सन 2023 का 347 सीई। तो देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है पोटेशियम सल्फेट है। तो बेटा पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? K2SO4। क्या होता है? K2SO4। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो K प्लस और SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा, अर्थात ये क्या है? एक आयनिक सॉलिड है। तो क्या जाएगा? आयनिक सॉलिड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 180 ग्राम जल में कितने मोल जल होते हैं? तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? भार बट्टे अणुभार। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? भार बट्टे अणुभार। भार कितना रखा है? 180 ग्राम। तो 180 ग्राम यहाँ पे पुट कर दिए। इसका अणुभार कितना आता है? अणुभार आता है बेटा इसका 18। क्या आता है? 18। तो इस वैल्यू रख दी तो यहाँ जाएगा कैंसल आउट होकर के 10। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 10 मोल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया A+2B एरो उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण R = A⁻1 B⁻2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी? मैं आपको बता दूं, जो अभिक्रिया की आणविकता होता है वो अणुओं की संख्या कितने यहाँ पे कितने अणु टोटल यहाँ पे हैं? 3। कितने हैं? 3 है। तो आणविकता हो जाएगी यहाँ पर 3, यहाँ पे आणविकता हो जाएगी। ठीक है ना। चलो अगले हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कैनी-जारो अभिक्रिया। कैनी-जारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। ठीक है ना। जो कैनी-जारो अभिक्रिया होती है वो फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो मतलब फॉर्मल्डिहाइड है वो क्या बनाता है? कैनी-जारो अभिक्रिया द्वारा फॉर्मल्डिहाइड, जो फॉर्मल्डिहाइड है वो क्या बनाता है? तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, क्षारक से अभिक्रिया करता है, ये मेथाइल अल्कोहल बनाता है। तो क्या है? मेथाइल अल्कोहल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RnH2 CHCl3 3KOH अल्कोहलिक RnC प्लस 3KCl 3H2O उपयुक्त अभिक्रिया कौन सी है? तो यह कार्बेल एमीन अभिक्रिया। कौन सी है बेटा? कार्बेल एमीन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं चावाला लिखा है ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहल होते हैं? तो इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि कितने प्राथमिक अल्कोहल होते हैं। ठीक है, तो इसको प्राथमिक अल्कोहल को समझने के लिए देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो CH3 है, ठीक है, ये है एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बेटा? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि देखो जैसे यहाँ पर CHO लिखा हुआ है, यहाँ पे CHOH है, तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया ये वाला। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा ये वाला। और यहाँ पे है CH2OH, तो यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी अल्कोहल कितना हो गए? 1 होता है। मैथ प्राइमरी अल्कोहल कितने होते हैं? 1 होता है सिर्फ। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा, तो ये वाला 1 ही तो है, तो 1 आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला हमारे सिलेबस में नहीं है, स्टार लगा हुआ है, जो स्टार लगा हुआ है हमारे सिलेबस में नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। ख वाला है दो तत्वों A तथा V के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm और 60 mm हैं। A के 3 मोल तथा V के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रण विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? ठीक है, तो वाष्प दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा? देखो राउल्ट के अकॉर्डिंग वाष्प दाब का फॉर्मूला ये वाला वाष्प दाब का फॉर्मूला होता है P = PA0 XA प्लस PB0 XB, अर्थात हमें XA और XB की वैल्यू पहले चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना। PA PB0 की वैल्यू दे रखी है, तो XA और XB हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम देखो ज्ञात करते हैं, यहाँ से XA निकाल के कैसे निकालेंगे हम? A के मोल बटे A प्लस B के मोल। तो A के मोल कितने दे रखे हैं? A के मोल दे रखे हैं यहाँ पर 3, B के मोल दे रखे हैं 2, तो आ जाएगा A के मोल 3 बटे 3 + 2, यहाँ पे आ जाएगा, ये कैंसल आउट करके आ जाएगा 0.6। B के मोल ऐसे निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, तो B के मोल निकालेंगे 0.4 आ जाएगा। तो राउल्ट के नियम के अनुसार ये वाला फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू सारी पुट करेंगे यहाँ पर, ये हमारा आंसर रहा कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो चलो अगले हम देखते हैं क्वेश्चन। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर के क्षण को डुबोने पर घोल का रंग नीला हो जाता है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो जो सिल्वर नाइट्रेट का हमारा रहा सोल्यूशन बेटा, ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। इसमें कॉपर की रॉड हमने डाल दी है। ये कॉपर की रॉड डाली है तो क्या होता है यहाँ पर? देखो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। देखो ये है सिल्वर नाइट्रेट का विलयन। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है। यहाँ पर कॉपर की रॉड डाल देते हैं तो कॉपर क्या करता है? यहाँ पे सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, जो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है तो क्या जाता है? CuNO3 का होल ट्वाइस बन जाता है हमारा विलयन। और देखो जो Cu+2 होते हैं ना, ये नीले रंग के होते हैं, तो इसलिए हमारा विलयन कैसे हो जाएगा? नीले रंग का हो जाएगा, और 2Ag ये रेगिस्तर पर बन जाता है। ठीक है, तो हमारे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर होती हैं वे धातुओं अपने नीचे वाले को विस्थापित कर सकती हैं। तो वो लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर आता है, इसलिए श्रेणी में
प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्व को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, अर्थात कॉपर है जो Ag को विस्थापित कर सकता है, ठीक है ना। तो हमारा ये रिएक्शन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया इसका, देख लेना सही से आप पढ़ के। शॉर्ट की इफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना है, जिसपे स्टार है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम देखते हैं उपसहसंयोजी यौगिक के बारे में कि उपसहसंयोजी यौगिक का क्वार्टज नंबर क्या होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे Cu का हमें क्वार्टज नंबर ज्ञात करना है, तो देखो हम इसका x मान लेंगे +4, इसकी नाइट्रोजन कितनी होती है, इसकी होती है 0, 4 × 0, और सल्फेट की होती है -2, तो -2 वैल्यू हमने लगा दी है। इसको सॉल्व किया तो x - 0 - 2 = 0, तो x - 2 = 0, तो x = +2 आ जाएगा यहाँ पर, यह आंसर। तो ठीक है, ये आंसर इसका रहा। अगर हम क्वेश्चन देखते हैं ग्लूकोज वाला, हम क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो ग्लूकोज है इसमें, चलो मैं पेंसिल को पतला कर लेता हूँ, पेंसिल बहुत मोटी चल रही है ना। चलो देखो, ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया होने पर, ठीक है, समीकरण दीजिए। तो ये बेटा हमारा ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, Br के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, COH ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ग्लाइकोनिक एसिड कहलाएगा ये वाला, ठीक है। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, तो इस बार भी आपका आने का चांसेस है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट समीकरण लिखिए और उसकी उपयोगिता भी बताइए। नेक्स्ट समीकरण क्या होता है बेटा, इसका यूज कब करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना, तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये, इसमें जो पदार्थ भरा हुआ होता है, इसकी सांद्रता अगर एक मोलर से कम होती है या अलग होती है, मतलब 1 मोलर से भिन्न होती है, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो हम लिखवाया है, देखो जब सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोड रिएक्शन में अपने आयनों की सांद्रता एक इकाई से भिन्न होती है, ठीक है, तो इसका सेल या ईएमएफ ज्ञात करने के लिए निम्न समीकरण का यूज करते हैं, जिसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो ये वाला समीकरण होता है समीकरण नंबर 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो RT की वैल्यू लगा तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं। तो यह समीकरण 1, 2, 3 जितने भी मैंने लिखे सारे के सारे नेक्स्ट क्वेश्चन कोई सा भी पेपर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त समीकरण 1, 2, 3, 4 को हम नेक्स्ट समीकरण कहते हैं, कोई सा भी लिख लीजिए, एक पेपर में आप सही माना जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की उपयोगिता क्या है, जैसे सेल का ईएमएफ भी याद कर सकते हैं, सेम नेक्स्ट क्वेश्चन की सहायता से हम साम्यवस्थांक भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्रव्य स्नेही और द्रव्यरोधी कोलाइडों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भाई हमारे सिलेबस में है नहीं, डाला हुआ नहीं पढ़ेंगे इसको हम। अगला क्वेश्चन है एसिटिलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो जब फिनॉल को एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, फेनिल एसीटेट बनता है, ये इसकी रिएक्शन हो गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ठीक है। तो देखो बेटा क्या होता है, जैसे कि मानिए जैसे कि आलू होते हैं ना, आलू अपने पास जो आलू होते हैं रखे हुए, चलो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ उसको। बेटा मान लीजिए आलू है, ठीक है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर ये अंडा है, ये क्या है बेटा, अंडा है, तो इसके अंदर प्रोटीन भरी हुई होती है, क्या होता है, प्रोटीन भरी हुई होती है, तो इसकी रियल प्रोटीन होती है, जो ऐसी भी होती है। लेकिन इस अंडे को अगर हम हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अंडा फट जाएगा। अंडा क्या हो जाएगा बेटा, फट जाएगा। जब अंडा फट जाएगा तो उसकी प्रोटीन फट जाएगी, प्रोटीन की बदल जाएगी, विकृति हो जाएगी प्रोटीन में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, इसको बेटा विकृतीकरण कहते हैं इस प्रक्रिया को, ठीक है। तो समझने का प्रयास करेंगे। यह एक प्रक्रिया है जिससे प्रोटीन अपनी मूल अवस्था में उपस्थित चतुष्फलकीय तृतीय फलक की संरचना या द्वितीय फलक को संरचना को छोड़कर नई संरचना प्राप्त कर लेती है। मतलब जो प्रोटीन होती है उसकी स्ट्रक्चर कुछ फिक्स होती है, या तो वो कहलाता है स्ट्रक्चर कहलाती है, तृतीय स्ट्रक्चर कहलाती है, द्वितीय स्ट्रक्चर, मतलब कुछ संरचनाएं फिक्स होती है प्रोटीन की। लेकिन इसको हीट करते हैं तो ये संरचना क्या होती है, बदल जाती है, नई संरचना प्राप्त हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विकृतीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विकृतीकरण, ठीक है। तो इसमें इसके प्रारंभिक संरचना का कोई प्रभाव नहीं होता है, जैसे अंडे का गर्म करना, ये इसका आंसर हो गया। तो ये 5वां क्वेश्चन है बेटा, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो हो रहा है लंबा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके बाय बाय।